नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। इजराइल ने किया लेबनान में जमीनी जंग शुरू करने का दावा। कहा, हमने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। हिजबुल्लाह ने इजरायली दावे को किया खारिज। कहा, लेबनान में नहीं घुसी इजरायली सेना, हमारे लड़ाके दुश्मन से भिड़ने को तैयार। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की फोन पर बात। कहा, भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध, दुनिया में आतंक के लिए कोई जगह नहीं। इजरायली हमलों पर बोले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन। कहा, अगर इजराइल को नहीं रोका तो दूसरे मुस्लिम देश भी बनेंगे निशाना। यूएन से की बल प्रयोग करने की सिफारिश। थाईलैंड में स्कूल बस में लगी आग, 25 स्टूडेंट्स की मौत, 5 टीचर्स समेत 44 लोग थे सवार। दावा, टायर फटने से हुआ हादसा। ब्रिक्स समिट से पहले मिसाइल टेस्ट के बाद चीन की नई चाल। अरुणाचल की 2 जगहों पर भारत से मांगा गश्त लगाने का अधिकार, निशाने पर तवांग इलाका। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने की फ्रांस के रक्षा मंत्री से मुलाकात। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर हुई बात। नेपाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने मचाया हाहाकार। 220 से ज्यादा मौत, करीब 30 लोग लापता। जापान की संसद ने शिगेरू किशिदा को चुना देश का नया प्रधानमंत्री। फुमियो किशिदा की जगह ली। और अब आज की बड़ी खबर। इजराइल का अगला टारगेट ईरानी ऑक्टोपस या फिर शिया नेता। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमलों के बाद अब इजराइल की सेना ने लेबनान में जमीनी जंग शुरू कर दी है। टैंक और पैदल सैनिकों के साथ इजरायली सैनिक लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल हो चुके हैं और छापेमारी अभियान चलाने का दावा कर रहे हैं। बीते शुक्रवार यानी 27 सितंबर को इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। इसके अलावा सीरिया में भी इजरायली सेना ईरान और हिजबुल्लाह के सपोर्ट वाले संगठनों के ठिकानों पर हवाई हमले कर रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या और लेबनान पर इजराइल के युद्ध की शुरुआत को 5 दिन बीत चुके हैं। पिछले कई दशकों में लेबनान ने कई झटके झेले हैं। वो तमाम झटकों को सहने में माहिर हो चुका है, लेकिन इस बार इजराइल के हवाई हमलों ने इस देश को हिलाकर रख दिया है। 27 सितंबर को नसरल्लाह के मारे जाने के बाद अपने पहले भाषण में हिजबुल्लाह के उप महासचिव नईम कासिम ने हिजबुल्लाह की कमान और कंट्रोल सिस्टम से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह एक संगठित संरचना और वैकल्पिक परिदृश्यों की योजनाओं के मुताबिक निरंतरता बनाए रखेगा। हालांकि नईम कासिम के भाषण में किसी भी बड़े फैसले का ऐलान नहीं किया गया। इसके बजाय उन्होंने नसरल्लाह को निशाना बनाने से पहले हिजबुल्लाह के रुख की पुष्टि की, जिसमें कहा गया था कि हम इजराइल का सामना करने, गाजा का समर्थन करने और हत्याओं का जवाब देने में अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि नसरल्लाह की हत्या सिर्फ एक हिजबुल्लाह के सीनियर नेता की हत्या नहीं है, बल्कि ये ईरानी ऑक्टोपस का गला घोंटने की प्रक्रिया की शुरुआत है। नसरल्लाह की हत्या शिया नेतृत्व को खत्म करने का इजरायली और अमेरिकी ऐलान है। इस फैसले में तेल अवीव और वॉशिंगटन को अलग नहीं किया जा सकता। इस बात की पुष्टि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साफ तौर पर की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल एक ईरानी ऑक्टोपस के खिलाफ लड़ रहा है, जिसका सिर तेहरान में है और उसकी भुजाएं हम पर हमला करने की कोशिश कर रही हैं। ईरानी ऑक्टोपस का मतलब न सिर्फ हिजबुल्लाह से है, बल्कि गाजा का हमास संगठन, यमन का हूती और सीरिया से लेकर इराक तक कई ऐसे संगठन हैं जिन्हें ईरान ने खड़ा किया है और उन्हें हथियारों से लेकर ट्रेनिंग देने तक सब कुछ मुहैया करवाता है। नसरल्लाह की हत्या हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि ईरान के लिए भी एक बड़ा झटका है। इस तरह निसंदेह इजराइल ने ईरान के गले में तलवार डाल दी है, जिसने अपने एक ताकतवर सहयोगी और नेता को खो दिया है। इजराइल ने न सिर्फ उसे खोया है जिसे वो अपने शरीर का हिस्सा मानता था, बल्कि अपनी आक्रामक ताकत का अगुवा और प्रतिशोध की धुरी के लिए रक्षा की पहली पंक्ति को भी खो दिया है।
अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, मौजूदा घटनाएं एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई हैं जहां ये साफ है कि इजराइल का अगला टारगेट ईरान के परमाणु स्थल हो सकते हैं। शुरू से ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का लक्ष्य ईरान पर हमला करना रहा है और जिस तरह से ईरान की कार्रवाई अभी भी सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नजर आ रही है, जानकार मानते हैं कि उससे इजराइल का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो ईरान के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ये भी माना जा रहा है कि दुनिया भर के शिया समुदाय के बड़े नेता और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई भी इजराइल के निशाने पर हैं। और ये भी हकीकत है कि इस समय ईरान अपनी मौजूदगी और अस्तित्व को लेकर सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। मिडिल ईस्ट के रणनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ईरान अपनी सीमाओं के बाहर इजराइल के मौजूदा हमलों को रोकने से बचना जारी रखता है तो जल्द या बदेर इजराइल ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 30 सितंबर को एक विशेष बयान में ईरानी लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें उनकी सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। इसके साथ ही ईरानी क्षेत्रीय गठबंधनों का नेतृत्व ढह जाने की स्थिति में उन्हें एक उज्जवल भविष्य का वादा भी किया। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा था कि ईरान के नेता आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें हथियार दे रहे हैं। नेतन्याहू ने इस युद्ध की शुरुआत से ही धीरे धीरे कदम दर कदम आक्रामक कार्रवाई की है, लेकिन बदले में इजराइल के खिलाफ अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते इजरायली नेतृत्व के हौसले बुलंद हैं। पिछले कुछ महीनों में कई लेबनानी, फिलिस्तीनी, यमनी, हिजबुल्ला, हमास और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेताओं को इजराइल ने मार डाला है, लेकिन इस सब के बावजूद ईरान सिर्फ धमकी देता रहा है। लेबनान में शुरू हुई जंग में एक हफ्ते से भी कम समय में हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला समेत 7 टॉप कमांडर और अधिकारी मारे जा चुके हैं। एक साल से गाजा में चल रहे संघर्ष में इजराइल ने पहले हमास को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की ईरान में हुई मौत को लेकर भी माना जाता है कि इसमें इजराइल का ही हाथ रहा, तो हमास की हिमायत लेने वाले हिजबुल्ला की भी कमर तोड़ दी है। इजराइल के हमले अभी भी नहीं रुक रहे हैं। अब आपको हिजबुल्ला के उन 7 टॉप कमांडरों के बारे में बताते हैं जिन्हें इजराइल ने ढेर कर दिया है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के अलावा जो नेता मारे गए हैं उनमें हिजबुल्ला के केंद्रीय परिषद के उपनेता नबील कौक भी शामिल हैं, जिन्हें नसरल्ला के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। शीर्ष कमांडर इब्राहिम अकील, राडवान फोर्सेस के कमांडर अहमद वहबे, हिजबुल्ला के दक्षिणी मोर्चे का नेतृत्व करने वाले अली कराकी, हिजबुल्ला की ड्रोन इकाई के प्रमुख मोहम्मद सुरूर और मिसाइल इकाई का नेतृत्व करने वाले इब्राहिम कोबेसी भी इजरायली हमलों के दौरान मारे जा चुके हैं। इससे पहले के महीनों में इजराइल की सेना ने हिजबुल्ला के कई शीर्ष कमांडरों को निशाना बनाया। जुलाई के अंत में हिजबुल्ला कमांडर फुआद शुकुर को मार गिराया। अमेरिका ने फुआद शुकुर पर 1983 में बैरूत में बमबारी की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसमें 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका में हेलेन तूफान का कहर जारी, बरसात 40 ट्रिलियन गैलन पानी, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौतें। अमेरिका में कई दिनों से कुदरत का कहर जारी है और इसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद दर्दनाक और खौफनाक हैं। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में चक्रवाती तूफान हेलेन ने विकराल रूप ले लिया है। हर तरफ तबाही का मंजर है, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और घर पानी में बह रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस तूफान में इतनी बारिश हुई है कि इससे डलास काउबॉयज के स्टेडियम को 51,000 बार भरा जा सकता है या 6 करोड़ ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में पानी भरा जा सकता है। इतनी भारी बारिश और बड़ी तबाही को देखकर विशेषज्ञ भी हैरान हैं। इस बारिश की वजह से मची तबाही से अब तक 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस का कहना है कि ये संख्या 600 तक बढ़ सकती है।
खबरों के मुताबिक इस मात्रा में हुई बारिश से अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना को 3.5 फीट तक भरा जा सकता है। हेलेन तूफान ने दक्षिण पूर्वी अमेरिका में ऐसी तबाही मचाई है कि इलाके में कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां पानी न दिख रहा हो। तूफानी बाढ़ में फंसे लोगों की मदद का सामान हवाई रूट के जरिए पहुंचाया जा रहा है। नेशनल ओशन एयर एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के चीफ एंड क्लार्क ने कहा कि ये बारिश अंदाजे से भी ज्यादा है। वहीं प्राइवेट मौसम वैज्ञानिक रायन माय ने कहा कि ये सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 20 ट्रिलियन गैलन पानी सिर्फ जॉर्जिया, टेनेसी, कैरोलिना और फ्लोरिडा पर गिर चुका है। उत्तरी कैरोलिना के एशविले में तूफान की वजह से भयावह हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब इलाके की बिजली और मोबाइल सेवाएं ठप हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि बारिश और भूस्खलन के बाद सड़क रास्ते बंद हो गए हैं और वो प्रभावितों तक पानी, भोजन और बाकी जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए हवाई रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तरी कैरोलिना की एक काउंटी में स्थित पहाड़ी शहर एशविले में 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं जॉर्जिया में सोमवार को मरने वालों की संख्या 17 से बढ़कर 25 हो गई। उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर रॉय कूपर ने मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान जताया है क्योंकि बचाव दल और दूसरे आपातकालीन कर्मचारी टूटी हुई सड़कों, क्षतिग्रस्त इमारतों और बाढ़ से अलग थलग पड़े इलाकों में अभियान चलाएंगे। अलग थलग पड़े शहर एशविले के आसपास के इलाकों में हवाई मार्ग से आपूर्ति की जा रही है। हेलेन तूफान में एशविले का वाटर सप्लाई सिस्टम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों को शौचालयों में इस्तेमाल के लिए पानी लाने के लिए बाल्टी लेकर नालों की तरफ जाना पड़ रहा है। तूफान ने एशविले में पेड़ों को उखाड़ दिया है और सड़कों को तबाह कर दिया है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ कीचड़ रह गई है। लेकिन ऐसे में अच्छी बात यह है कि इन तूफान पीड़ित इलाकों में रहने वाले लोग अपने पड़ोसियों के साथ भोजन और पानी साझा कर रहे हैं और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। हेलेन तूफान ने इलाके में भारी तबाही मचाई है। फ्लोरिडा के बिड बेंड गांव में बृहस्पतिवार की देर रात हेलेन तूफान ने दस्तक दी थी और उस दौरान 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थीं। इसके बाद तूफान ने जॉर्जिया की तरफ रुख किया। हेलेन तूफान की वजह से कैरोलिना और टेनेसी में भी मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।